പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ मन की बातിലൂടെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. होते रहते हैं, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपना रंग बदल रहा है और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है और ये वेव को हम पाल कर देंगे. वेव आती जाती है और ये वायरस आते जाते रहता है. तो यही अलग अलग लक्षण हैं और मेडिकली हमको सतर्क रहना चाहिए. एक 14 से 21 दिन का ये कोविड का टाइम टेबल है, इसमें वैद्यकीय सलाह लेना चाहिए. डॉक्टर शशांक, मेरे लिए भी आपने जो एनालिसिस बताया बड़ा इंटरेस्टिंग है. मुझे कई चिट्ठियां मिली हैं जिसमें ट्रीटमेंट के बारे में भी लोगों की बहुत सी आशंका है. कुछ दवाओं की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को जरूर बताएं. हाँ सर, क्लिनिकल ट्रीटमेंट लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी ये भरोसे पे रहते हैं और मोबाइल पे आने वाली बातों पे भरोसा रखते हैं. और अगर सरकारी दी हुई सूचना का पालन करे तो ये कठिनाई का सामना नहीं आता है. तो कोविड में जो ट्रीटमेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसमें 3 प्रकार की तीव्रता है. हल्का या माइल्ड कोविड, मध्यम या मॉडरेट कोविड और तीव्र कोविड जो सीवियर कोविड बोलते हैं इसके लिए है. तो जो हल्का कोविड है उसके लिए तो हम ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग करते हैं, पल्स का मॉनिटरिंग करते हैं, बुखार का मॉनिटरिंग करते हैं. बुखार बढ़ जाता है तो कभी कभी पैरासीटामोल जैसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. जो मॉडरेट कोविड होता है, मध्यम कोविड होता है या तीव्र कोविड होता है तो वैद्यकीय अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना बहुत जरूरी है. सही और सस्ती दवाई अवेलेबल है जिसमें स्टीरॉइड जो है ये जान बचा सकती है. जो इनहेलर्स दे सकते हैं हम, टैबलेट दे सकते हैं हम, और उसके साथ ही प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो देना पड़ता है और इसके लिए छोटे छोटे इलाज है. लेकिन अक्सर क्या हो रहा है कि एक नई एक्सपेरिमेंटल दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर. ये दवाई से एक चीज जरूर होती है कि अस्पताल में 2-3 दिन कम रहना पड़ता है और क्लिनिकल रिकवरी में थोड़ी सी उसकी एड होती है. ये भी दवाई कम काम करती है जब पहले 9-10 दिन में दी जाती है और ये 5 ही दिन देनी पड़ती है. तो ये लोग जो दौड़ रहे हैं रेमडेसिविर के पीछे, ये बिल्कुल दौड़ना नहीं चाहिए. ये दवाई की थोड़ा काम है. जिनको ऑक्सीजन लगता है, प्राणवायु ऑक्सीजन लगता है, जो अस्पताल में भर्ती होते हैं और डॉक्टर जब बताते तभी लेना चाहिए. तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना. हम प्राणायाम करेंगे, हमारे शरीर के जो लंग्स है उसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे और जो हमारी खून पतली करने वाली जो इंजेक्शन आती है जिसको हम हिपैरिन बोलते हैं, ये छोटी छोटी दवाइयां देंगे तो 98% लोग सर ठीक हो जाते हैं. तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है. ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैद्यकीय सलाह से लेना बहुत जरूरी है और ये जो महंगी महंगी दवाई है उसके पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर. अपने पास अच्छे इलाज चालू है, प्राणवायु ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर की भी सुविधा है, सब कुछ है सर. और कभी कभी ये दवाई यदि मिल जाती है तो योग्य लोगों में ही देनी चाहिए. तो इसके लिए बहुत भ्रम पैदा हुआ है और इसलिए ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ सर कि अपने पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है. आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है. आप यदि कंपेयर करेंगे यूरोप के लिए, अमेरिका, वहीं से भी हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से मरीज ठीक हो रहे सर. डॉक्टर शशांक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. डॉक्टर शशांक ने जो जानकारियां हमें दी वो बहुत जरूरी है और हम सबके काम आएगी. साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई और आशंका हो तो सही सोर्स से ही जानकारी लें. आपके जो फैमिली डॉक्टर हो, आसपास के जो डॉक्टर्स हो, आप उनसे फोन से संपर्क करके सलाह लीजिए. मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत से डॉक्टर खुद भी ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं. कई डॉक्टर्स सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी दे रहे हैं, फोन पर, व्हाट्सएप पर भी काउंसलिंग कर रहे हैं. कई हॉस्पिटल की वेबसाइटें हैं जहां जानकारियां भी उपलब्ध हैं और वहां आप डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं. ये बहुत सराहनीय है. मेरे साथ श्रीनगर से डॉक्टर नावीद नजीर शाह जुड़ रहे हैं. डॉक्टर नावीद श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं. नावीद जी अपनी देखरेख में अनेकों कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं और रमजान के इस पवित्र माह में डॉक्टर नावीद अपना कार्य भी निभा रहे हैं और उन्होंने हमसे बातचीत के लिए समय भी निकाला है. आइए उन्हीं से बात करते हैं. नावीद जी नमस्कार. नमस्कार सर. डॉक्टर नावीद, मन की बात के हमारे श्रोताओं ने इस मुश्किल समय में पैनिक मैनेजमेंट का सवाल उठाया है. आप अपने अनुभव से उन्हें क्या जवाब देंगे?
देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ तो कश्मीर में जो सबसे पहला हॉस्पिटल डेजिग्नेट हुआ एज कोविड हॉस्पिटल वो हमारा सीडी हॉस्पिटल था, जो मेडिकल कॉलेज के अंडर में आता है। तो उस टाइम एक खौफ का माहौल था, लोगों में तो था ही। वो समझते थे शायद कोविड का इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो एक डेथ सेंटेंस माना जाएगा ये। और ऐसे ही जो हमारे अस्पतालों में डॉक्टर साहिबान या पैरामेडिकल स्टाफ काम करते थे, उनमें भी एक खौफ का माहौल था कि हम इन पेशेंट्स को कैसे फेस करेंगे, हमें इन्फेक्शन होने का खतरा तो नहीं है। लेकिन जो ही टाइम गुजरा, हमने भी देखा कि अगर पूरी तरीके से हम जो प्रोटेक्टिव गियर पहने और एहतियाती तदाबीर जो है उन पे अमल करें तो हम भी सेफ रह सकते हैं और हमारा जो बाकी स्टाफ है वो भी सेफ रह सकता है। और आगे आगे जब भी हम देखते गए तो ये मरीज जो कुछ लोग बीमार थे, कुछ एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि उनमें कोई बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, हमने देखा कि करीब करीब 90-95% से ज्यादा जो मरीज है वो खुद विदाउट एनी मेडिकेशन भी ठीक हो जाते हैं। तो वक्त जैसे गुजरता गया तो लोगों में जो कोरोना का एक डर था वो बहुत कम हो गया। आज की बात जो हम ये सेकंड वेव जो इस टाइम हमारी आई है इस कोरोना में, इस टाइम भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पे भी हम अगर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो एसओपीज है, अगर उन पे हम अमल करेंगे, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स हम अवॉइड करें, तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी निभा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। डॉक्टर नावीद, वैक्सीन को लेकर भी लोगों के कई सारे सवाल हैं, जैसे कि वैक्सीन से कितनी सुरक्षा मिलेगी, वैक्सीन के बाद कितना आश्वस्त रह सकते हैं। आप कुछ बात इसमें बताएं तो श्रोताओं को बहुत लाभ होगा। जब कोरोना का इन्फेक्शन सामने आया तब से आज तक हमारे पास अभी कोविड-19 के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम इस बीमारी को फाइट दो ही चीजों से कर सकते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव मेजर, और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास आए तो वो हमें इस बीमारी से निजात दिला सकता है। और हमारे मुल्क में 2 वैक्सीन इस टाइम अवेलेबल है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जो यहीं पे बना हुआ वैक्सीन है। और कंपनीज भी अपनी जो उन्होंने ट्रायल्स की हैं तो उसमें भी देखा गया है कि इसकी एफिकेसी जो है वो 60% से ज्यादा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारी यूटी में अभी तक 15 से 16 लाख तक लोगों ने अभी ये वैक्सीन लगाया है। हाँ, सोशल मीडिया में काफी इसके जो मिसकंसेप्शन या मिथ्स इसमें आए थे कि ये साइड इफेक्ट्स हैं। अभी तक हमारी जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगे हैं कोई साइड इफेक्ट उनमें नहीं पाया गया है। सिर्फ जो आम हर किसी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होता है, किसी को बुखार आना, पूरे बदन में दर्द या लोकल साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहां पे पेन होना, ऐसे ही साइड इफेक्ट्स हमने हर मरीज में देखे हैं। तो कोई ग्रॉस हमने कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा है। हाँ, और दूसरी बात, लोगों में ये भी आशंका थी कि कुछ लोग आफ्टर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन टीकाकरण के बाद पॉजिटिव हो गए। इसमें कंपनी से ही गाइडलाइन है कि उसमें अगर किसी को टीका लगा है उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो बीमारी की सीवियरिटी है यानी बीमारी की शिद्दत जो है उन मरीजों में उतनी नहीं होगी। यानी कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन जो बीमारी है वो एक जानलेवा बीमारी उनमें साबित नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी ये मिसकंसेप्शंस है वैक्सीन के बारे में वो हमें दिमाग से निकालने चाहिए। और जिसकी बारी आई, क्योंकि 1 मई से हमारा पूरे मुल्क में जो भी 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा, तो लोगों से अपील यही करेंगे कि आप आए, वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और ओवरऑल हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी इससे प्रोटेक्ट हो जाएगी कोविड-19 के इन्फेक्शन से। डॉक्टर नावीद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको रमजान के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है
कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथियों, हम सब जानते हैं कि बीमारी में हमारे लिए अपने परिवार की देखभाल करना मानसिक तौर पर कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ को तो यही काम लगातार कितने ही मरीजों के लिए एक साथ करना होता है। ये सेवा भाव हमारे समाज की बहुत बड़ी ताकत है। नर्सिंग स्टाफ द्वारा की जा रही सेवा और परिश्रम के बारे में सबसे अच्छे से तो कोई नर्स ही बता सकती है। इसलिए मैंने रायपुर के डॉक्टर B.R. अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही सिस्टर भावना ध्रुव जी को मन की बात में आमंत्रित किया है। वो अनेकों कोरोना मरीजों की देखभाल कर रही हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार भावना जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। भावना जी, यस सर। मन की बात सुनने वालों को आप जरूर ये बताइए कि आपके परिवार में इतनी सारी जिम्मेवारियां, इतने सारे मल्टीटास्क, और उसके बाद भी आप कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रही हैं। कोरोना के मरीजों के साथ आपका जो अनुभव रहा वो जरूर देशवासी सुनना चाहेंगे, क्योंकि सिस्टर जो होती हैं, नर्सेज जो होते हैं, वो पेशेंट के सबसे निकट होती है और सबसे लंबे समय तक होती है। यस सर। तो वो हर चीज को बड़ी बारीकी से समझ सकती है। जी बताइए। जी सर, मेरा टोटल एक्सपीरियंस कोविड में सर 2 मंथ का है सर। हम 14 डेज ड्यूटी करते हैं और 14 डेज के बाद हमें रेस्ट दिया जाता है। फिर 2 महीने बाद हमारी ये कोविड ड्यूटी रिपीट होता है सर। जब सबसे पहले मेरी कोविड ड्यूटी लगी तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये कोविड ड्यूटी की बात शेयर करी। ये मई की बात है और मैं ये जैसे ही मैंने शेयर किया, सबके सब डर गए, घबरा गए मुझसे। कहने लगे कि बेटा ठीक से काम करना। एक इमोशनल सिचुएशन था सर बीच में, जब मेरी बेटी मुझसे पूछी, मम्मा आप कोविड ड्यूटी जा रहे हो, तो उस समय बहुत ही ज्यादा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था। लेकिन जब मैं कोविड पेशेंट के पास गई तो मैं एक जिम्मेदारी घर में छोड़ के गई, और जब मैं कोविड पेशेंट से मिली सर तो वो उनसे और ज्यादा घबराए हुए थे। कोविड के नाम से सारे पेशेंट इतना डरे हुए थे सर कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, हम आगे क्या करेंगे। हम उनके डर को दूर करने के लिए उनसे बहुत अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट दिए सर उन्हें। हमें जब ये कोविड ड्यूटी करने को कहा गया तो सर सबसे पहले हमको पीपी किट पहनने के लिए कहा गया सर, जो कि बहुत ही कठिन है पीपी किट को पहन करके ड्यूटी करना। सर ये बहुत टफ था हमारे लिए। मैंने 2 मंथ की ड्यूटी में हर जगह 14-14 दिन ड्यूटी किए, वार्ड में, आईसीयू में, आइसोलेशन में सर। यानी कुल मिलाकर तो आप 1 साल से इसी काम को कर रही है। यस सर। वहाँ जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे कलीग्स कौन है। हम एक टीम मेंबर की तरह काम किए सर। उनका जो भी प्रॉब्लम थे उनको शेयर किए, हम जाने पेशेंट के बारे में और उनका स्टिग्मा दूर किया सर। कई लोग ऐसे थे सर कि जो कोविड के नाम से ही डरते थे। वो सारे सिम्टम्स उनमें आते थे जब हम हिस्ट्री लेते थे उनसे, लेकिन वो डर के कारण वो अपना टेस्ट नहीं करवा पाते थे। तो हम उनको समझाते थे, और सर जब सीवियरिटी बढ़ जाती थी तब उनका लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका रहता था, तब उनको आईसीयू की जरूरत रहती थी, तब वो आते थे और साथ में उनकी पूरी फैमिली आती थी। तो ऐसा 1-2 केस हमने देखा सर। और ऐसा भी नहीं कि हर एक एज ग्रुप के साथ काम किया सर हमने, जिसमें छोटे बच्चे थे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, सारे तरह के पेशेंट थे सर। उन सबसे हमने बात करी तो सबने कहा कि हम डर की वजह से नहीं आ पाए। सबका यही हमें आंसर मिला सर। तो हम उनको समझाएं सर कि डर कुछ नहीं होता है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, बस आप जो भी प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो कीजिए। बस हम इतना उनसे कर पाए सर। भावना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके। आपने काफी अच्छी जानकारियां दी हैं, अपने स्वयं के अनुभव से दी हैं। तो जरूर देशवासियों को इसे एक
पॉजिटिविटी का मैसेज जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। जय हिंद। भावना जी और नर्सिंग स्टाफ के आप जैसे हजारों लाखों भाई बहन बखूबी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप अपने स्वास्थ्य पर भी खूब ध्यान दीजिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। साथियों, हमारे साथ इस समय बेंगलुरु से सिस्टर सुरेखा जी भी जुड़ी हुई है। सुरेखा जी केसी जनरल हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है। आइए उनके अनुभव भी जानते हैं। नमस्ते सुरेखा जी। I'm really proud and honored, sir, to speak to Prime Minister of our country. सुरेखा जी, you along with all fellow nurses and hospital staff are doing excellent work. India is thankful to you all. What is your message for the citizens in this fight against COVID-19? Yes, sir. Being a responsible citizens, I would really like to tell something like, please be humble to your neighbors. And early testing and proper tracking help us to reduce the mortality rate. And moreover, please, if you find any symptoms, isolate yourself and consult nearby doctors and get treated as early as possible. So community need to know awareness about this disease and be positive. Don't be panic and don't be stressed out. It worsen the condition of the patient. We are thankful to our government, proud to have a vaccine also. I'm already vaccinated. With my own experience, I wanted to tell the citizens of India, no vaccines provides 100% protections immediately. It takes time to build a immunity. Please don't be scared to get vaccinated. Please vaccinate yourself. There is a minimal side effects, and I want to deliver the message like, stay at home, stay healthy, avoid contact with the people who are sick, and avoid touching the nose, eyes and mouth unnecessarily. Please practice physical distancing, wear mask properly, wash your hands regularly, and home remedies you can practice in the house. Please drink Ayurvedic kadha, take steam inhalation and mouth gargling every day, and breathing exercise so you can do it. And one more thing, last and not least, please have a sympathy towards frontline workers and professionals. We need your support and cooperation. We will fight together. We will get through with the pandemic. This is what my message to the people, sir. थैंक यू सुरेखा जी। Thank you, sir. सुरेखा जी, वाकई आप बहुत कठिन समय में मोर्चा संभाले हुए हैं। आप अपना ध्यान रखिए। आपके परिवार को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं देश के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जैसा भावना जी, सुरेखा जी ने अपने अनुभव से बताया है, कोरोना से लड़ने के लिए पॉजिटिव स्पिरिट बहुत ज्यादा जरूरी है और देशवासियों को इसे बनाए रखना है। साथियों, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ इस समय लैब टेक्नीशियंस और एम्बुलेंस ड्राइवर्स जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स भी भगवान की तरह ही काम कर रहे हैं। जब कोई एम्बुलेंस किसी मरीज तक पहुंचती है तो उन्हें एम्बुलेंस ड्राइवर देवदूत जैसा ही लगता है। इन सब की सेवाओं के बारे में, इनके अनुभव के बारे में देश को जरूर जानना चाहिए। मेरे साथ अभी ऐसे ही एक सज्जन है, श्रीमान प्रेम वर्मा जी, जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, प्रेम वर्मा जी अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरे प्रेम और लगन से करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते प्रेम जी। नमस्ते सर जी। भाई प्रेम, हाँ जी सर। आप अपने कार्य के बारे में हाँ जी जरा विस्तार से बताइए। आपका जो अनुभव है वो भी बताइए। मैं गेट्स एम्बुलेंस में ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ। हाँ। और जैसे ही कंट्रोल हमें एक टैब पे कॉल देता है, 102 से जो कॉल आती है, हम मूव करते हैं पेशेंट के पास। हम पेशेंट को जाते हैं उनके पास। तो 2 साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं काम। अपना किट पहन के, ग्लव्स, मास्क पहन के पेशेंट को जहाँ वो ड्रॉप करने के लिए कहते हैं, जो भी हॉस्पिटल में, हम जल्दी से जल्दी उनको